हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारी रैपिड मैथ्स 1.0 सीरीज़ की क्लास नंबर 11। जो भी एस्पिरेंट सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस या एसएससी के किसी और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये सीरीज़ काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है, क्योंकि इस सीरीज़ में हम कवर करते हैं 15 डिफरेंट चैप्टर के डिफरेंट क्वेश्चंस, जिसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज़ किए हुए होते हैं। उन सभी को सॉल्व करते हैं और एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलते हैं, जिससे क्या होता है, आपको हर एक चैप्टर का थोड़ा थोड़ा नॉलेज होता रहता है, जिससे कि ये फ़ायदा होगा कि आपका कॉन्फिडेंस हमेशा अप रहेगा। ठीक है, आप एक ही चैप्टर में लगे रहते हैं, होता क्या है कि अगर आप मॉक अटेम्प्ट करने लगते हैं तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि आपको एक चैप्टर के अलावा कोई चैप्टर आता ही नहीं है, किसी के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है। तो कम से कम ये कर रहे हैं हम कि 15 क्वेश्चन ले रहे हैं, तो 15 अलग अलग चैप्टर्स में थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज स्टार्ट हो जाएगा आपको आना। उस वजह से क्या होगा ना, अगर मॉक आप देखोगे भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे भी, तो आपको ये लगेगा हाँ इस चैप्टर के बारे में आपको कुछ पता है, तो आप कुछ अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है। और मेन पर्पज़ यही है इस सीरीज़ का कि आपका कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रहना चाहिए, क्योंकि पेपर में भी वही सबसे ज़्यादा काम आता है। नॉलेज बहुत लोगों के पास होती है, लेकिन परफॉर्मेंस ना कॉन्फिडेंस के साथ निकलती है वहाँ पे। तो इसलिए पर्पस यही है कि कॉन्फिडेंस ऊपर रखा जाए। ये कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं। क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, लिंक आपको इन सबके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। बोल रहा है इफ अ सम इज ऑफ 5,000 रुपीज इज टेकन एट अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 15% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। 5,000 रुपये 15% के रेट से 3 साल के लिए दिए गए, और एक और अमाउंट है 8,000 जो कि सिंपल इंटरेस्ट पे दिया गया 12% पे 4 साल के लिए। बोल रहा है पॉजिटिव डिफरेंस कितना है इंटरेस्ट पेड, जो दोनों का इंटरेस्ट निकला है उसमें डिफरेंस कितना आएगा। सीधा है, आप एनपीआर लगाना सिखाया है, एनपीआर आप बार बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, तो सीधा लिखेंगे 5,000 रुपये है, 15% के हिसाब से बोल रहा है, 3 साल के लिए बोल रहा है। 8,000 रुपये है, 12% के हिसाब से बोल रहा है, 4 साल के लिए बोल रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दो, 5 या 15, 15 15 225, 2250 आपका यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 8 चौक 32, 320 हो गया इंटू 12, 12 दूनी 24, 2 12 दिया 36, 36 और 2 38, यहाँ पर आ गया 3840, यहाँ पर आ गया 2250। डिफरेंस निकालना है आपको। 3840 में से 2250 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 0, 14 हो गया, 14 में से 5 गया 9, 7 बचा, 7 में से 2 गया 5, यहाँ पर 3 में से 2 गया 1, 1590। 1590 आपका पॉजिटिव डिफरेंस है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। कोई नया कॉन्सेप्ट यूज नहीं हुआ है इस क्वेश्चन में, सिंपल एनपीआर बोला है, लेकिन दो अलग अलग स्टेटमेंट दी है, बस उन दोनों स्टेटमेंट्स को सॉल्व करना है और पॉजिटिव डिफरेंस निकाल देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन लग रहा है। एन आर्टिकल कॉस्ट 1,000 रुपीज फॉर सेल्समैन। ठीक है, सेल्समैन को 1,000 रुपये का पड़ता है, यानी कि ये क्या है, सीपी। ही फिक्सेस एट मार्क प्राइस ऑफ 1,500 रुपये, ये 1,500 रुपये एमपी बोल रहा है। ठीक है, ही सेल्स इट टू अ कस्टमर एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। उसने क्या किया, 20% का डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट किस पे दे रहा है, मार्क प्राइस पे। ठीक है, ही फर्दर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10%, 10% का और डिस्काउंट दे रहा है अगर कस्टमर कैश पेमेंट कर रहा है तो। ठीक है, फिर पूछ रहा है कि उसको होल ट्रांजेक्शन पे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। चलो देखते हैं। सीपी था 1,000 रुपये, उसने एमपी कर दिया उसका 1,500 रुपये। फिर बोल रहा है 20% का डिस्काउंट दिया। 20% का डिस्काउंट दिया तो इसका 20% कितना होता है भाई, 150, 1,500 का 20% निकालोगे, सबको आता है निकालना। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 15 दूनी 30, 300 रुपये डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, तो एमपी जब 1,500 रुपये था, 300 का डिस्काउंट दे दिया, तो बचा कितना, 1,200 रुपये। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है 10% का और डिस्काउंट दिया है, उसने कैश पेमेंट करा है। 1,200 का 10% कितना होता है, 10% होता है 120 रुपये। 120 रुपये और चले गए, कितना बचा, तो चला जाएगा 1,100 बचेगा, 1,080 बच गया यहाँ पे। तो ये फाइनल सेलिंग प्राइस है जो कि सेल्समैन ने कस्टमर को दिया है। ठीक है, अब पूछ रहा है प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है। सीपी 1,000 रुपये था, एसपी 1,080 है, तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट हुआ, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज्यादा है। कितने का प्रॉफिट हुआ है, 80 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, जितने का प्रॉफिट हुआ वो ऊपर, नीचे सीपी लिखोगे इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ गया, एक से ये चला गया, 8% का प्रॉफिट आ रहा है उसको। ठीक है, 8% प्रॉफिट मतलब ये रहा, ए ऑप्शन गेन हो रहा है उसको 8% का। ठीक है,
2 बार डिस्काउंट दिया हुआ है, इसलिए ध्यान से लगाना है कि 2 बार डिस्काउंट करोगे तो आप सीधा इसको ना 20 + 30 नहीं काउंट कर सकते, ठीक है ना। बच्चे क्या गलती कर सकते हैं, यहाँ पे 20% डिस्काउंट दिया है, यहाँ पे 10% डिस्काउंट दिया है, तो एक काम करते हैं टोटल 30% ही माइनस कर देते हैं। देखो यहाँ पे अगर 30% माइनस करोगे ना तो 150 का 30% क्या होता है, 450 होता है। 450 का मतलब हो जाएगा 1050 वैल्यू आएगी, यहाँ पे वैल्यू आ रही है 1080। ये सक्सेसिव डिस्काउंट का केस है, सिंगल डिस्काउंट नहीं बोल रहा है, 2 डिस्काउंट दिए हैं एक के बाद एक, तो फर्क आता है उस चीज में, ठीक है। जैसे आप मार्केट में देखते होगे ना 50 + 50, आपको लगता होगा 100% डिस्काउंट फ्री में मिल रहा है, जबकि वो चीज़ नहीं होती है। वो 50, अगर 100 रुपीज़ की कोई चीज़ है उसको 50% डिस्काउंट पे बेचा गया तो 50 रुपये आएगा, फिर उस पर 50% लगाया गया डिस्काउंट, तो इसका 50% कितना होता है, 25 रुपये, तो 25 रुपये डिस्काउंट और हो गया, वो 25 रुपये की रह जाएगी, यानी कि इफेक्टिवली ये 75% डिस्काउंट है। समझ में आ रहा है जो मार्केट में लिखा रहता है, तो 100 रुपये की चीज़ 25 रुपये में बिक रही है वो, तो यही चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। 2 अलग अलग डिस्काउंट है, सक्सेसिव डिस्काउंट है, उसको एक मानने की गलती मत करना, क्योंकि शुरुआत में ये गलती हो सकती है आपसे कि टोटल एक मान के कर लो और फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, सिलेंडर की बात करें, सिलेंडर के फॉर्मूलेज हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब देखो क्या बोल रहे हैं, 2 सिलेंडर है, रेडियस दिया हुआ उनका बेस का रेशो में, एक का रेडियस R1/R2 दिया हुआ है आपको, एक का R1 मान लेते हैं, एक का R2 मान लेते हैं, 4/5 दिया हुआ है। उनकी हाइट का रेशो दिया हुआ है H1/H2, 5:7 दिया हुआ है, ठीक है। ये 2 चीज़ तो ये है। फाइंड द रेशो ऑफ द कर्व सरफेस एरिया, दोनों के कर्व सरफेस एरिया का रेशो निकालते हैं। C1/C2 निकालेंगे, 2πr1h1/2πr2h2, ठीक है। 2π से 2π कैंसिल हो गया, ठीक है। R1 की वैल्यू यहाँ पे, R2 की वैल्यू देख लो क्या रखना है। R1 यहाँ पे 4 है, इक्विवेलेंट यहाँ पे 5 है, R1 की जगह 4 रख दोगे, R2 की जगह 5 रख दोगे। H1 क्या वैल्यू है, 5 है, H2 की वैल्यू क्या है, 7 है, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 4/7 आ गया। C1/C2 का वैल्यू क्या आ गया, 4/7, यानी कि 4:7 आ गया, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो गया, ठीक है। कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला है, फॉर्मूला पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कर्व सरफेस एरिया किसको बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया किसको बोलते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ पहले, ठीक है। रेशो की बात कर रहा है, जो चीज़ की वैल्यू जैसे गिवन है फॉर्मूले में पुट करेंगे और रेशो निकालना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है द डिफरेंस बिटवीन अ डिस्काउंट ऑफ 25%, एक डिस्काउंट है 25% का, और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है 15% और 20% के, उन दोनों में डिफरेंस कितना है, 28 का डिफरेंस है उसमें, ठीक है। तो पूछ रहा है बिल का अमाउंट कितना था। अब देखो एक चीज़ इसको है ना आराम से समझना, मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ आपको। 100 रुपये की चीज़ थी, उस पर 25% का डिस्काउंट दे दिया, 75 रुपये की बची, ये डिस्काउंट है। 100 रुपये की चीज़ थी, पहले 20% का डिस्काउंट दिया तो 20 माइनस हो जाएंगे, 80 बचा, फिर 15% का डिस्काउंट देगा तो इसका 15% कितना हो जाएगा, 120, 1.2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सॉरी 10.2 बोल रहा हूँ। देखो 80 का 15% निकालोगे आप, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 या 15, 5 दूनी 10, 2 4 जा 8, 4 या 12, 12 हो जाएगा इसका डिस्काउंट, तो 12 माइनस करोगे तो ये कितना हो गया, 68 हो गया। ये केस है ये वाला, और ये जो सिंगल केस है ये वाला है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है कि क्या डिफरेंस है। अब पूछ रहा है इन दोनों में जो डिफरेंस है ना उसकी वैल्यू 28 दी हुई है उसको, ठीक है। यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है आपका भाई, 68 और 75 में कितना डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से 7 की वैल्यू 28 दी हुई है आपको, एक की वैल्यू कितनी है 4। पूछ रहा है अमाउंट कितना था, देखो अमाउंट हम दोनों में सेम लेके चल रहे हैं क्योंकि दोनों सेम अमाउंट पे बात कर रहा होगा। एक बार उसने 25% का डिस्काउंट दिया, एक बार 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, तभी तो डिफरेंस आया है एक पे। अगर अलग अलग बिल अमाउंट होते तो केस ही अलग होता है। ये सेम बिल अमाउंट पे बोल रहा है, 2 अलग अलग डिस्काउंट दिए गए, तो पूछ रहा है कि उन दोनों में डिफरेंस आ गया। वो डिफरेंस सेम बिल अमाउंट पे तो आया है, तो एक की वैल्यू अगर 4 है तो बिल अमाउंट हमने 100 लेट किया था, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 400 हो गई। 400 आपका आंसर है, यही बिल अमाउंट है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो गया। समझ में आया ये डिफरेंस क्या है। दो चीज, एक और चीज बताता हूं आपको, जब आप सक्सेसिव में ये डिफरेंस निकालते हो ना, इसको एक बना सकते हो सक्सेसिव डिस्काउंट को। फॉर्मूला बताया था x + y - xy/100, कितना हो गया, 15 + 20 35, 15 दूनी 30, 300/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल गई, 35 में से 3 गया 32। यहाँ पे कितना है और यहाँ पे कितना है, एक वैल्यू है 25%, एक वैल्यू है 32%, 7 का ही तो गैप है यहाँ पे भी तो उतना ही गैप आ रहा था। जब एक बार डिस्काउंट दे रहा है 32% का, एक बार डिस्काउंट दे रहा है 25% का, तो 7% का डिफरेंस है ना, ये 7% का डिफरेंस ही लिखा हुआ है देखो यहाँ पे,
7% की वैल्यू आपको 28 दे दी। आप 100% से लेके चल रहे थे, किसी चीज को 100 से लेट किया हुआ ना, तभी तो परसेंटेज में चल रहा है ऐसे। 25%, 15%, 20% जो भी चल रहा है, 100 तो लेट किया हुआ है, उसी पे तो हम बेस पे डिफरेंस निकाल रहे हैं। 7% की वैल्यू ये है, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400 हो जाएगी। यहाँ से भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो कुछ फर्क नहीं है दोनों केसेस में। जब आपको टॉपिक पे पकड़ होने लगेगी ना, तो आप एक इक्विवेलेंट निकाल के भी निकाल सकते हो, दोनों को अलग अलग करके भी निकाल पाओगे। तो जैसे आपको सही लगेगा ना, वैसे कर लेना। डिपेंड करता है, अगर ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हो ना, ये पॉइंट में ना चला जाए। अगर ऐसे नंबर्स होते ना यहाँ पे कि एक्स वाई की वैल्यू पॉइंट में चली जाती मल्टीप्लाई करने के बाद और माइनस करने के बाद, ये पॉइंट में आ जाता, तो दिक्कत देता है ये क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नंबर्स देख के पता चल रहा है कि डेसिमल में वैल्यू नहीं जाएगी, ठीक है। तो अगर चली जाती है तो एक एक करके कर सकते हो, ठीक है। कोई सा भी तरीका यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तरीके आपको दोनों आने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है कि which digits should come in the place of star और hash respectively if the 7 digit number दिया हुआ है 62684 star hash is divisible by both 8 and 5। इनके प्लेस पे क्या रखें कि ये जो नंबर है ना 7 डिजिट नंबर, ये 8 से भी डिवाइड हो जाए और 5 से भी डिवाइड हो जाए। देखो 5 का डिविजिबिलिटी रूल सबको पता है, लास्ट में 5 आता है, लास्ट में 0 आता है, ठीक है। और देखो 8 का डिविजिबिलिटी का रूल मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, ठीक है। 8 का डिविजिबिलिटी के रूल में क्या है, लास्ट की 3 डिजिट्स देखनी होती है आपको। अगर वो डिविजिबल है 8 से, तो आपका नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब देखो दो चीज़ देखते हैं इसमें। 5 से डिविजिबिलिटी देखने को बोल रहा है, 5 नंबर के लिए यूनिट डिजिट या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे या तो 5 हो सकता है या 0 हो सकता है, ठीक है।
5 से डिविजिबिलिटी के लिए देख रहे हैं अभी। अब जब हम यहाँ पे 5 रखते हैं तो ये ऑड नंबर बन जाता है। क्या 8 के टेबल में ऑड नंबर आएगा कभी? कभी नहीं आएगा। तो यानी कि ये वाला केस तो चला ही गया। यानी कि यहाँ पर 0 वैल्यू हो सकती है, उसके अलावा कोई वैल्यू नहीं हो सकती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हैश के लिए ऑप्शन में दिया हुआ है 5 रख दे, क्या गलत हो गया? 5 रख ही नहीं सकते, 8 से डिवाइड ही नहीं होगा, ये ऑड नंबर बन जाएगा, ऑड नंबर डिवाइड ही नहीं हो सकता। अब देखो ये देखते हैं, लास्ट की 3 डिजिट देखो, 4 है, 4 है और 0 है। ठीक है, तीनों 0 है ना, देखो ये रहा ऑप्शन में, तीनों 0 है, तो ये तो फिक्स हो गया 0 है। अब देखते हैं 2, अगर यहाँ पे 2 रखोगे आप तो 8 की टेबल में काटोगे, 8 5 जा 40, 20 बचेगा, 20 नहीं जाता, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन उठा के कर रहे हैं, 5 रख लो, 4 5 0 हो गया यहाँ पे, 8 5 जा 40, लास्ट में 50 बच गया, 50 भी नहीं आता 8 की टेबल में, ये भी कट गया, बचा क्या? यही आंसर होगा। देखो 4 4 0 रखोगे, 8 5 जा 40, लास्ट में फिर से बचा 40, 8 5 जा 40, कट गया। तो 8 से डिविजिबिलिटी भी हो गई पूरी आपकी, और 0 से 5 की डिविजिबिलिटी भी हो गई। तो ऑप्शन बी ही आपका सही आंसर होगा इसमें। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, 5 की डिविजिबिलिटी तो बहुत आसान होती है, 8 की मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। ठीक है, और ज्यादा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो कुछ बोल रहा है, घनश्याम इज थ्राइस एज ओल्ड एज आकाश। मान लो घनश्याम की एज जी है, आकाश की एज ए है, घनश्याम थ्राइस है उसका, तो अगर आकाश की एज थ्राइस कर देंगे तो दोनों बराबर हो गए। ठीक है जी, बराबर हो गए, एक ही इक्वेशन बन गई है। फिर बोल रहा है 10 साल पहले, अब जब घनश्याम की एज हमने 10 जी मानी है, और 10 साल पहले कितनी होगी? यही तो होगी उसकी एज। आकाश की कितनी होगी? आकाश की ये तो होगी एज। ठीक है, बोल रहा है घनश्याम जो है 4 टाइम्स था आकाश का, अगर आकाश को 4 टाइम्स कर दोगे तो एज बराबर हो गई। ठीक है, ये एक इक्वेशन बन गई, ये एक इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर लो। इक्वेशन सॉल्व करने पहले ही काफी बार बता चुका हूँ। 4a माइनस 40, जी की वैल्यू आप 3a रख सकते हो, यहाँ पे रख दो 3a माइनस 10, 4a माइनस 40। ठीक है, अब देखो ये 3a उधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 4a में से 3a गया, a बच गया, ये माइनस का 40 इधर आ जाएगा, 40 हो गया, 40 माइनस 10 30 हो गया, यानी कि आकाश की एज हो गई 30। आकाश की एज 30 हो गई तो यहाँ पे रख दो 3 इंटू 30, यानी घनश्याम की एज हो गई 90। दोनों के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर करंट एजेस। एक की एज है 30, एक की एज है 90, दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 60, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, सिर्फ 2 इक्वेशन बनानी है, जैसे बोल रहा है क्वेश्चन इक्वेशन वैसे बना दो, सॉल्व कर दो। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंप्लीफाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इनको मल्टीप्लाई, 3 और मल्टीप्लाई में इसको भी करो, इसको भी करो, और फिर डिवाइड करते हैं। ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। याद है या नहीं है आपको, लेकिन एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। फॉर्मूला याद है? कर चुके हैं एक बार, नोट्स में लिखने को भी कहा था, रिवीजन किया होगा तो ये क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा, नहीं किया होगा तो चलो देखना पड़ेगा दोबारा। भाई नहीं कर रहे हैं अगर कोई रिवीजन, उसको दोबारा समझाना तो पड़ेगा ना कि ये फॉर्मूला हम कर चुके हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है अलजेब्रा का, मतलब अलजेब्रा चैप्टर में एक फॉर्मूला यूज होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, अब देखो ये ए और ए जैसे नहीं दिखाई दे रहे, ए स्क्वायर नहीं लिख सकते, यानी कि इसको 1.5 का स्क्वायर नहीं लिख सकते, इसको 2.5 का स्क्वायर नहीं लिख सकते, इसको 3.5 का स्क्वायर नहीं लिख सकते, प्लस 2 1.5 इंटू 2.5, 2ab हो गया, सिमिलरली 2bc लिखा हुआ है आगे, सिमिलरली 2ca लिखा हुआ है आगे, नीचे क्या लिखा हुआ है? a प्लस बी प्लस सी लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, 1.5 a है, ये आ गया, b 2.5 है, ये आ गया, c 3.5 है, ये आ गया। अब इसका जो फॉर्मूला है वो आपको ऊपर लिख दिया मैंने, ये वाली डेरिवेशन आपको दी हुई है, ये वाला फॉर्मूले का एप्लीकेशन दिया हुआ है, इस टर्म में दिया हुआ है, इसको इसमें लिख सकते हो, a प्लस बी का c का होल स्क्वायर लिख सकते हो आप। तो क्या लिख सकते हो आप? 1.5 प्लस 2.5 प्लस 3.5 का होल स्क्वायर, नीचे क्या दिया हुआ है? 1.5 प्लस 2.5 प्लस 3.5, ऊपर 2 है टर्म ऐसी, नीचे 1 है, कट जाएगी एक से एक टर्म, बचाइए, इनको प्लस कर दो, 3 2 5 और 1 6 7, 7.5 आ गया यहाँ पे, 7.5 आपका आंसर है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। ठीक है ना, आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर फॉर्मूला याद होगा तो, वैसे सिंप्लीफाई करने लगे तो लगता है पूरे मैथ का जो टाइम होगा ना वो इसी क्वेश्चन में चला जाएगा, फिर और सारे 24 क्वेश्चन छोड़ देना आप, इसी को कर लेना। कर तो सकते ही है भाई, 1.5 15 का स्क्वायर लिख दो,
225 2.25 आ जाएगा, 25 का स्क्वायर लिख दो 6.25 आ जाएगा, 35 का स्क्वायर लिख दो, सारे लिखते चलो, काटा पीटी तो हो ही जाएगी लास्ट में, लेकिन चॉइस आपकी है कि कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ कन्वर्जन मैं आपको सिखाता हूं, और वो कन्वर्जन शुरुआत वहीं से होगी जहां से हमने टेबल सीखी है। पहले दो ही लिख रहा हूं मैं आपके सामने। ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए हमने 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री पे वैल्यूज लिख ली है। ठीक है, अब एक कन्वर्जन लिखता हूं मैं आपके सामने। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है। अभी क्वाड्रेंट सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, अभी सिंपल मैं एक ही चीज लिख रहा हूं यहाँ पे। ठीक है ना, 90 माइनस थीटा ही लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं, उसका रीजन है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। अभी दो ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखी है, दो ही लिख रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद दोबारा लिखूंगा। और अब आप कहोगे कि ये इसके इक्वल कैसे हो सकता है, ये तो प्रूफ एक बार दिखा दो। चलो प्रूफ कर लेते हैं। मैं कह रहा हूं यहाँ पे थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रख लेते हैं। 90 माइनस 45 कितना हो गया, 45 हो गया। साइन 45, यहाँ हमने थीटा कितना माना था, कॉस 45। साइन 45 कॉस 45 बराबर आ रहे हैं क्या, देखो साइन पे 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, कॉस की 145 पे वैल्यू 1/√2 है, बराबर तो आ रहा है। तो यानी कि ये कन्वर्जन सही लिखा हुआ है। सेम ऐसे कॉस में करके देख लेते हैं। कॉस में से अगर करोगे तो यहाँ पे भी कॉस 45 आएगा, यहाँ पे साइन 45 आएगा, तो दोनों की वैल्यू 45 डिग्री पे सही होती है। ठीक है ना, अब ऐसा नहीं है 45 लिख के मैं आपको बता रहा हूँ तो आपको 45 पे ही करा है आपने तो सर, और किसी पे लेके दिखाओ। चलो जी 30 ले लेते हैं। यहाँ पे 30 लिखोगे तो साइन 60 आ जाएगा, साइन 60 की वैल्यू √3/2। यहाँ पे कॉस 30 आ जाएगा, 30 थीटा 30 लिया था ना, कॉस 30 पे वैल्यू कितनी दे रहा है, √3/2, तो ये √3/2 इक्वल है। ठीक है ना, तो ये हर एक जो डिग्री की मतलब थीटा की वैल्यू आप लोगे ना उस पर मैच करेगा ये, इसलिए ये कन्वर्जन बना हुआ है। ठीक है ना, अब यही सेम चीज सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। अभी सिर्फ क्वाड्रेंट के, अब देखो ये क्वाड्रेंट सिस्टम होता है, एक पार्ट बताऊंगा, सारे पार्ट नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ इस वाले पार्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर सब पॉजिटिव होता है। देखो यहाँ से जब चलोगे 90 डिग्री आ रहा है, यहाँ पे 90 में से थीटा ही माइनस कर रहे हैं, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो तो ये इसी क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इस क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, इसलिए सबका देखो पॉजिटिव पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन किसी के आगे ना माइनस भी आ सकता है। वो कब आ सकता है, अगर आपकी थीटा की वैल्यू यहाँ लाई कर रही है, यहाँ लाई कर रही है, यहाँ लाई कर रही है, वो आगे वाले केसेस में देखेंगे। अभी सिर्फ एक क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ रहे हैं, मतलब क्वाड्रेंट सिस्टम का एक वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, एक पार्ट सिर्फ। ठीक है, चार पार्ट है लेकिन एक पढ़ रहे हैं अभी यहाँ पे, इसलिए मैं आपको सारी चीजें वहां पे नहीं बता रहा हूं। अब ये याद रखना है, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। अगर थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पॉजिटिव में ही आएगी। ठीक है, ये समझाना था, ये याद होना चाहिए आपको, ये वाला सारा सेक्शन याद होना चाहिए। ये पहले ही करवा चुका हूं याद, दोबारा लिखा था ताकि आपको प्रूफ भी दे सकें। ठीक है, लेकिन प्रूफ की एज सच कोई नीड नहीं होती है, याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आएंगे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस तरह से कन्वर्ट हो रहे हैं एक दूसरे में, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अब देखो क्या लिखा हुआ है, मैं एक बार आपको एक चीज करके दिखा रहा हूं, उसके बाद ना इसको डायरेक्ट भी करना सीखेंगे। सेक 35 लिखा हुआ है, आप सेक को 90 में से क्या माइनस करोगे आप, जो 35 आ जाए, 55 माइनस करोगे। ठीक है, अभी फॉर्मूले में सिखाया था, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ पे 55 लिया आपने। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या हो गया, सेक 35 को आप कोसेक 55 ले सकते हो, अपोन में क्या है कोसेक 55 ही है, माइनस कॉस 25 को आप साइन 65 लिख सकते हो,
नीचे साइन 65 ही है। कैसे लिख सकते हो, लिख देता हूँ फिर से, कॉस 25 डिग्री, क्या लिख सकते हो आप, कॉस 90 माइनस 65 डिग्री लिख सकते हो इसको। भाई अंदर तो कुछ चेंज नहीं आ रहा, 90 माइनस 65 कितना होता है, 25 ही तो होता है। कॉस 90 माइनस थीटा क्या बताया था, साइन थीटा बताया था, साइन 65 डिग्री, यही लिखा है। इससे ये कट गया 1 हो गया, यहाँ से ये कट गया 1 हो गया, 1 माइनस 1, आंसर आपका 0 आ गया, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। दूसरी चीज दिखाता हूं आपको एक, इन दोनों को प्लस करो, यहां थीटा की वैल्यू और यहां थीटा की वैल्यू, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, थीटा से थीटा कट गया 90। अगर साइन और कॉस की टर्म्स की वैल्यू 90 बन रही है तो दोनों वे बराबर है, यानी कि ठीक है। अगर सेक और कोसेक की टर्म्स की वैल्यू, मतलब थीटा की वैल्यू अगर ऐड करते हो आप तो 90 बन रही है, तो यानी कि वे बराबर हैं आपके। अब देखो यहाँ पे सेक और कोसेक दिया हुआ था, ये तो पता चल गया, इन दोनों को ऐड करना 90 हो रहा है, यानी कि ये बराबर है, साफ पता चल रहा है। कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये कन्वर्ट करके लिखने की, पेपर में ऐसे नहीं करो। ये मैं कन्वर्जन आपको अभी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद होने लगे ये कन्वर्जन, कि ये कन्वर्जन हुआ कैसे था। लेकिन जब आपको सेक को सेक सेम हो सकते हैं, बस ये देखना है कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री बन रही है क्या, दोनों का सम करके यहाँ पे देखना है थीटा की वैल्यू 90 डिग्री बन रही है क्या, तो कॉस और साइन इक्वल हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, कट कर दो आप। समझ में आया, दो तरीके मैंने बताया आपको, ये बेसिक तरीका कि कन्वर्जन आपको आना चाहिए। ये कन्वर्जन आ जाने के बाद आपको याद होना चाहिए सेक और कोसेक कब इक्वल होंगे, जब थीटा दोनों का सम 90 बन जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है। ये जो आगे बताया है ये वाली चीज भी आपको याद रखनी है और नोट्स में लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इलेक्शन का क्वेश्चन है। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स द वन हु गेट्स 88% ऑफ द वोट्स इज इलेक्टेड बाय मेजोरिटी। एक को मिले, मान लो एक ये बंदा है, दूसरा बंदा, इसको 88% वोट मिले हैं, दूसरे को कितने मिले होंगे, 12% तो मिले होंगे, टोटल 100% वोट है। बोल रहा है मेजोरिटी से जीता है, कितना है, 684 वोट से। अब ये जीता है तो कितने से, दोनों का डिफरेंस जो होगा वही तो मेजोरिटी से जीतता है, कितना आ जाएगा, 76 आ जाएगा। यानी कि आपको क्वेश्चन में 76 की वैल्यू 684 दी हुई है। ठीक है, एक की वैल्यू आ जाएगी 9। अब मैंने डायरेक्ट कैसे लिखा, 6 के लास्ट के यूनिट डिजिट के टेबल में 4 कब आता है, एक तो 4 पे आएगा, 7 चौक 28, 280 के आसपास बन रहा है, ये तो बड़ा है ज्यादा। लास्ट में कब आता है, 9 पे आता है, 6 9 54, तो 9 पे एग्जैक्ट जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे कोई भी वैल्यू ना, और वोट्स पॉइंट में नहीं हो सकते, एक बंदा एक ही वोट डालता है, 1.5 वोट नहीं डालता है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी होगी, 9 हो गई, तो टोटल कितने लिए थे हमने, 100, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 900 हो गई। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो गया। भाई 100% लिया, 88 एक को मिले, 12 एक को मिले, तो हमने 100% से चालू किया है ना, 100 लेट किया है, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 900 आ जाएगी, क्योंकि एक की वैल्यू 9 आई है। समझ में आया, पहले कर चुके हैं इसलिए मैं फटाफट कर रहा हूँ अभी ये चीजें। मेजोरिटी से जीतने का मतलब क्या है, दोनों में डिफरेंस जितना है उसी वोट से तो जीतेगा। मान लो एक को 100 वोट मिले, एक को 80 वोट मिले, तो कितने डिफरेंस से जीता है, 20 से ही तो जीता है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इनके परसेंटेज का भी तो वही होगा। अगर 1000 वोट थे, ठीक है, 1000 वोट की बात करोगे, और एक को 80% वोट मिले, 800 वोट मिलेंगे, एक को 20% मिलेंगे, 200 वोट मिलेंगे, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 600। इसी टाइप की चीज यहाँ पे लिखी हुई है, इन टर्म्स में लिखी हुई है। समझ में आया। भाई इलेक्शन देखो, थोड़ा बहुत न्यूज देखते हो या नहीं देखते, तो वो सब चीजें देखनी है। ठीक है, तो डिफरेंस निकाला हुआ है, डिफरेंस की वैल्यू दी हुई है, कंपेयर कर देंगे रेशियो को, बस और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉइन का क्वेश्चन कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, फिर आया, फिर देखते हैं। एक बैग में 1 रुपये का कॉइन है, 5 रुपये का कॉइन है, 10 रुपये का कॉइन है। नंबर ऑफ कॉइन्स हमें दिए हुए रेशो में 3:5:7। टोटल अमाउंट की बात कर रहा है। अमाउंट क्या बताया था मैंने आपको, कॉइन की वैल्यू और नंबर ऑफ कॉइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो अमाउंट आ जाता है। ठीक है, अमाउंट आ जाएगा, तो देखते हैं कितना अमाउंट आएगा। 1 रुपए के 3 सिक्के हैं, तो कितना अमाउंट हो गया, 3 रुपए हो गए। 5 रुपए के 5 सिक्के हैं, कितना अमाउंट हो गया, 25 रुपए हो गए। 10 रुपए के 7 सिक्के हैं, कितने वैल्यू हो गई, 70 हो गई। दोनों का अमाउंट सम कितना आ रहा है, 70 80 90 95, 95 और 3 98। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ, 980, हमारा तो आ रहा है 98। भाई कंपैरिजन करना है, रेशो को ऐड किया आपने, आपको क्या पता था इतनी नंबर ऑफ कॉइन्स है, आपके पास तो रेशो था, एग्जैक्ट नंबर थोड़ी ना थे। लेकिन फिर बाद में तो कंपैरिजन करना पड़ेगा ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो 98 की वैल्यू आपको दी हुई है 980, एक की वैल्यू हो जाएगी 10। आपसे क्या पूछा, फाइंड द नंबर ऑफ 10 रुपीज कॉइन्स। जब एक रेशो की वैल्यू 10 है तो 10 रुपए के बारे में पूछा है, 7 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70 ही तो हो जाएगी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा।
नंबर ऑफ कॉइन्स 10 रुपए के पूछे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे किया 10 रुपए के वाले। 7 रेशो थे, 1 रेशो की 10 वैल्यू है, 7 रेशो की 70 वैल्यू हो गई। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है, बोल रहा है वन पाइप कैन फिल अ टैंक 6 टाइम फास्टर देन अनदर पाइप। चलो जी, एक पाइप ए मान लेते हैं, दूसरा बी मान लेते हैं। एक एक भरता है तो एक क्या है, 6 टाइम फास्टर है तो वो 6 भरेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, ये हमने रेशो मान लिया, क्या दिक्कत है। इफ बोथ पाइप कैन फिल टैंक इन 40 मिनट्स, दोनों मिलके 40 मिनट्स में भर देते हैं। भाई दोनों मिलके कितना भर रहे हैं, 7 भर रहे हैं, 40 मिनट्स में कितना भर लेंगे भाई, 1 मिनट में इतना भर रहे हैं तो 40 मिनट्स में इतना ही तो भरेंगे। पूछ रहा है कि जो स्लोअर पाइप है वो कितनी देर में अकेले टैंक को भर देगा। ये टोटल टैंक की वो आ गई थी, टोटल कैपेसिटी, टोटल वर्क बोल लो, टोटल कैपेसिटी बोल लो। वहां पे जब टाइम एंड वर्क करते हैं तो हम इसको टोटल वर्क बोलते हैं, पाइप एंड सिस्टम में इसको टोटल कैपेसिटी बोलते हैं टैंक की। 280 है, 280 कैपेसिटी है। पूछ रहा है स्लोअर वाला पाइप कब भर देगा। स्लोअर वाला पाइप कितना भरता है एक टाइम में, 1 यूनिट ही तो भरता है, तो 280 भरने में कितना टाइम लगेगा, 280 तो लगेंगे। 280/1 ही तो करते हो, 280 लगेंगे। 280 कहाँ है, ऑप्शन डी तो सही आंसर है आपका। भाई अगर बी की पूछता तो ये आ जाता 280/6, ठीक है ना। अगर बी की पूछता, आपसे पूछा हुआ है इसकी जो स्लोअर टैंक है, स्लोअर यही वाला है, तो आ गया आपका आंसर 280। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है ये वाला जो इक्वेशन है किससे डिविजिबल होगा। अब एक चीज होगी, या तो आप 7 की पावर 15 निकालो, 7 की पावर 16, 7 की पावर 17, तीनों को प्लस कर दो। नहीं तो क्या है, जिसमें कॉमन सेंस है बच्चे में वो क्या करेगा, इसमें कुछ कॉमन भी तो आ रहा होगा। अगर हम कुछ कॉमन निकाल लेंगे तो हमें ये पता होता है ना कि वो उसका फैक्टर है। भाई अगर 12 है और मैंने इसमें से 3 बाहर निकाल लिया तो पता चल गया ना 3 इसका फैक्टर है, 4 भी इसका फैक्टर है, पता तो चल गया। 4 से कटता है ना 12, हाँ जी कटता है। 3 से कटता है 12, कटता है। समझ में आया। कॉमन निकालने पे ये पता चलता है कि वो उसका फैक्टर है। अब देखो इन तीनों में क्या चीज कॉमन है, 7 की वैल्यू 15 कर लो, 7 की पावर 15 कॉमन निकाल लेंगे तो या तो 1 बचा। भाई 15 यहाँ निकल गए, 16 थे, एक ही तो 7 बचेगा यहाँ पे। 15 यहाँ निकल गए, 17 थे, 2 7 बचेंगे ना। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, 49 आ गया। 7 की पावर 15, 49, 50, 57, 7 की पावर 15 इंटू 57, ये बच गया। अब देखो किससे डिवाइड होता है किससे नहीं होता है। हम इसका तो पता लगा ही नहीं सकते, इसका पता लगा सकते हैं। 57 5 की टेबल में नहीं आता, नहीं आता बिल्कुल। 2 में तो बिल्कुल नहीं आता, 4 में तो बिल्कुल नहीं आता। क्यों नहीं आता भाई, ऑड नंबर है ना। 3 की में आता है, हाँ जी बिल्कुल आता है। 7 और 5 12 हो गया, सम कितना हो रहा है 12, 12 3 की टेबल में आता है, हाँ जी आता है। तो यानी कि 3 इसका मल्टीपल है, 3 से डिवाइड हो जाएगा ये। ठीक है, तो पूरी इक्वेशन भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। समझ में आया। भाई कोई भी नंबर लिखा हो 3 4 8 7 5 9, अगर हमने मान लो ये 3 का डिविजिबल देखना है और अगर इसकी यूनिट डिजिट 3 से डिवाइड हुई, इसके मल्टीपल में भी आपने 1000 लिख दिया हो, 10 की पावर 5 लिख दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। अगर वो नंबर 3 से मल्टीपल है तो आपका पूरा जो इक्वेशन होगी ना, कितने भी मल्टीपल लिखे वो पूरी इक्वेशन 3 से कटेगी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, कॉमन लेके करना था, समझा दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक इक्वेशन दी हुई है, ये पूछी है x³ + 1/x³ पूछा है। पहले एक बार देख लेते हैं x + 1/x से x³ + 1/x³ में जाते कैसे हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू मान लो a थी, अब इसकी वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला समझते हैं, क्यूब करोगे, दोनों साइड क्यूब करोगे तो इधर a³ हो गया। ठीक है जी, a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab, आगे पीछे लिख दिया है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ab और a + b सही है, = a³। ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ये याद होने चाहिए फॉर्मूले। ठीक है, लेकिन अभी सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ, लेकिन बाद में आपको ऐसे नहीं करना है, आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद हो जाएगा थोड़ी देर में। अब देखो ये x से x ये कट गया, x³ + 1/x³ + 3, ये कितना है, इसकी वैल्यू तो a थी पहले, तो यहाँ पे a लिख सकते हो, = a³। x³ + 1/x³ = a³ - 3a, ये 3a उठ के उधर चला जाएगा। ये हो गया आपका फाइनल रिजल्ट। तो x³ + 1/x³ जब निकालना हो और अगर आपको x + 1/x दिया हो तो आपको ये करना होता है, सिर्फ a³ - 3a कर दोगे। अब आप कहोगे सर x + 1/x तो दिया ही नहीं हुआ,
क्या हुआ, इससे निकाल भी तो सकते हैं x+1/x। देखते हैं कैसे निकलता है। देखो क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर 3x हो जाएगा, उधर हो जाएगा x² - 2x+1। 3x को इधर ले आओ, क्या होगा x² - 5x+1। इधर कितना बच गया, 0 ही बच गया था ना, तो 0 ही लिखोगे। x कॉमन ले लो इसमें से, देखो x कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, माइनस इसमें से x चले गया, -5 बचा, इसमें से x कॉमन लोगे तो यानी कि 1/x। समझ में आया, इक्वल टू 0। अगर नहीं समझ में आया ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करके देख लो, यही वाली इक्वेशन बनेगी। ठीक है, या आप ये कह सकते हो कि इस पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर दो। जब इस पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर दोगे तो इधर भी x से डिवाइड कर दोगे। लिख के देता हूँ आपको, इस पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड करोगे तो ये क्या बनेगा, x² - 5x/x + 1/x = 0/x। ठीक है, पहली और आखिरी बार लिख के बता रहा हूँ, ये इतनी बेसिक सी चीज़। ठीक है, 0/x क्या होता है, 0, x से x कट जाएगा, एक x से ये x कट जाएगा, x - 5 + 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, 0। यहाँ पे मैंने यही लिखा है, ये x उठ के इधर चला जाएगा तो 0 हो जाएगी वैल्यू। क्या बचेगा यहाँ पे, x - 5 + 1/x = 0। ठीक है, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, समझा दिया एक बार आपको। क्या वैल्यू आ गई x+1/x की, ये 5 उधर चला जाएगा, माइनस का है उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये वैल्यू आ गई है। ये पूछा है आपसे x³ क्या करना है, a³ - 3a। अभी a की वैल्यू यहाँ पे 5 है, a³ - 3a लिखोगे। a³ क्या है, 5 का क्यूब कितना होता है, 125, -3a कितना, 3 × 5 15, 125 - 15 कितना होता है, 110। 110 आपका आंसर आ गया, ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। समझ में आया, डेरिवेशन भी बता दी है कि कहाँ से आया है, करके भी बता दिया है कि कैसे किया है। आपको कैसे करना है वो बता देता हूँ लास्ट में, कि यहाँ से x+1/x निकालो ये करके बस। उसके बाद आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, इसका क्यूब में अगर पूछा हुआ है तो a³ - 3a, ध्यान रखना साइन का बस। x+1/x से x³ + 1/x³ का है फॉर्मूला ये, a³ - 3a। ठीक है ना, जब माइनस टर्म्स हो गए तो उसका भी एक बार डेरिवेशन करके दिखाऊंगा कि माइनस टर्म्स में यहाँ पे क्या चेंज आ रहा है। ठीक है ना, अभी प्लस है इसलिए प्लस का डेरिवेशन करके दिखाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट व्हाट एंगल इज द आर्क लेंथ हाफ द पैरामीटर ऑफ द सर्कल। आर्क लेंथ होता है, फॉर्मूला लिखता हूं कुछ, लेंथ ऑफ आर्क θ/360 × 2πr। क्या मतलब है इसके कहने का, एक सर्कल है, अगर मैंने ऐसे बनाया 2 रेडियस, मेरे को इसकी लेंथ निकालनी है यहां से लेके यहां तक की, ये लेंथ ऑफ आर्क बोल रहा है। ठीक है, और मेरे को यहाँ का एंगल पता हुआ है, सपोज 60 डिग्री है, तो हम निकाल सकते हैं अगर रेडियस की वैल्यू और पता हो हमें, सपोज आर है। इसी का फॉर्मूला मैंने लिखा है, लेंथ ऑफ आर्क θ/360 × 2πr। इसकी लेंथ निकल आएगी यहाँ से। ठीक है ना, पूरे की लेंथ कैसे निकलती है, लेंथ ऑफ आर्क पूरा कितना होता है, देखो 360 होता है, 360/360 × 2πr। भाई रेडियस आर लेट किया हुआ है हमने, ये से कट गया, 2πr। लेंथ ऑफ आर्क कितनी आ गई, 2πr, यानी कि पूरा हमने काउंट किया था, पूरा पैरामीटर भी बोलते हैं, तो यानी कि पैरामीटर 2πr ये तो होता है, क्योंकि 360 से 360 कट गया, 2πr बचा। 2πr को ही हम पैरामीटर ऑफ सर्कल तो बोलते हैं भाई, सारी लेंथ को कैलकुलेट कर लिया ना। ठीक है, अगर उसके कोई पार्ट को करना है तो आपको किस डिग्री पे वो कटा हुआ है वो देखना है बस, आपको उसी रेशो में कट कर दो उसको। ठीक है, अगर आपसे 180 डिग्री दिया होता और फिर पूछा होता है लेंथ ऑफ आर्क बता दो, तो भाई 360 का हाफ है ना, तो 2πr का आधा आ जाएगा। अगर यहाँ पे 60 डिग्री मैंने लिया हुआ है और फिर पूछा लेंथ ऑफ आर्क, तो 60 डिग्री कितना होता है, 1/6 होता है ना, तो 2πr का 1/6 कर दोगे तो आपकी लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगी। ये ओरली करने के तरीके है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब पूछा क्या है ये देखो, एट व्हाट एंगल द लेंथ ऑफ आर्क हाफ द पेरीमीटर ऑफ सर्कल। भाई पेरीमीटर ऑफ सर्कल तो हमें पता ही होता है, लेंथ ऑफ आर्क हमें पता है θ/360 × 2πr होती है। अब बोल रहा है किस एंगल पे लेंथ ऑफ आर्क आधी होगी पेरीमीटर ऑफ सर्कल की, यानी कि ये आधा होगा किसके, पेरीमीटर ऑफ सर्कल के लिए। अगर हम इसको आधा कर दें तो ये दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे। भाई ये पूछ रहा है थीटा की ऐसी क्या वैल्यू हो कि ये पेरीमीटर ऑफ सर्कल का आधा हो जाए। पेरीमीटर ऑफ सर्कल का आधा ले लिया तो इसके बराबर ही तो आ जाएगा। ठीक है, 2πr से 2πr कट गया, 2 से यहां से 180 हो गया, थीटा की वैल्यू 180 आ गई, ये उधर चला गया ना, 180 डिग्री वैल्यू आ गई।
यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज थोड़ा समझ में आनी चाहिए। पेरीमीटर आपको पता होना चाहिए, पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है। पूरी लेंथ लिख देता हूं, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस को ही बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिक्सचर का क्वेश्चन है, बोल रहा है 32 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर इज 5:3। मिल्क है, वाटर है, कितना है, 32 लीटर दिया हुआ है। किस रेशियो में दिया हुआ है, 5:3 के रेशियो में दिया हुआ है। भाई टोटल कितना है यहाँ पे, 8 है, यानी कि 8 की वैल्यू आपको 32 दी हुई है, एक की वैल्यू 4 है। तो मिल्क कितना हो गया, यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो गया मिल्क, 20। यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो गया, 12। 20 लीटर मिल्क है, 12 लीटर वाटर है। पूछ रहा है कितना लीटर पानी मिला है कि मिक्सचर जो रिजल्टेंट मिक्सचर है 50% वाटर हो जाए, 50-50। भाई 50-50 होगा, अगर 10 लीटर वाटर होगा और 10 लीटर मिल्क हो गया तो इन दोनों का रेशियो कितना आएगा, 1:1 ही तो आएगा, हमेशा 1:1 आएगा ना 50-50 में। भाई 50% कोई चीज़ है, 50% कोई चीज़ है, तो उन दोनों का रेशियो निकालोगे तो 1:1 ही आएगा ना हमेशा, यही बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो कह रहा है लास्ट में कितना पानी मिला है, उनका रेशियो कितना हो जाए, 1:1 हो जाए। अब देखो क्या कह रहा है, कितना पानी मिला है, उसने कभी कहा दूध मिलाना है, नहीं मिलाना, तो पहले जो इनिशियल क्वांटिटी थी मिल्क की, बाद में भी वही रहेगी, हाँ जी वही रहेगी। यहाँ पे तो मिल्क की वैल्यू दिखा रहा है 5, यहाँ पे दिखा रहा है 1, क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया। अब मिल्क बराबर हो गया ना, लेकिन देखो वाटर बढ़ चुका है, कितना बढ़ा है, पहले 3 था अब 5 बढ़ गया, तो कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया है। 1 यूनिट की वैल्यू 4 थी, 2 यूनिट की वैल्यू 8 हो जाएगी। कितना पानी डाला, पहले 3 था पानी, अब 5 हो गया पानी, 2 यूनिट पानी ऐड कर दिया, 1 यूनिट की वैल्यू 4 थी, 2 यूनिट की वैल्यू 8 हो गई, तो यानी कि 8 लीटर वाटर ऐड किया हमने। समझ में आया, ऑप्शन ए सही आंसर है आपका। दोबारा समझा देता हूं, बोल रहा है 32 लीटर का मिक्सचर था मिल्क एंड वाटर का, 32 लीटर का मिक्सचर है मिल्क एंड वाटर का, बोल रहा है 5:3 के रेशो में था, 5:3 के रेशो में ले लिया। 5:3 का मतलब क्या है, इतना पानी के यूनिट है, इतने मिल्क के यूनिट है, इतने पानी के यूनिट है, दोनों यूनिट मिला के तो इक्वली होना चाहिए ना जितना मिक्सचर है। तो यहाँ पे यूनिट्स की वैल्यू कितनी, 8 है, टोटल कितनी दी हुई है 32, तो 8 की वैल्यू 32 दी हुई है क्वेश्चन में। एक की वैल्यू कितनी होगी, 4 हो गई। 5 यूनिट मिल्क था, एक की वैल्यू 4 थी, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 लीटर हो जाएगा। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 लीटर हो जाएगा। फिर बोल रहा है कितना लीटर पानी मिला है कि मिक्सचर रिजल्टेंट जो है 50-50 हो जाए, पानी 50% है और वाटर भी मिल्क भी 50% है। 50-50 का मतलब क्या होता है, 1:1। ठीक है, अब ये चीज़ बोल रहा है कितना पानी मिला है, उसने ये नहीं कहा कि कितना मिल्क ऐड करें, मिल्क ऐड करने को मना किया है, तो पहले जो मिल्क की क्वांटिटी थी मिक्सचर में, बाद में भी तो मिल्क की क्वांटिटी वही रहेगी मिक्सचर में। ठीक है, फॉर एग्जांपल बता देता हूँ, अगर आपके पास 4 पैकेट पार्ले जी के हैं और 2 पैकेट गुड डे के हैं, उसने बाद में 2 पैकेट और ऐड कर दिए, तो बाद में भी 4 पैकेट ही तो बचे रहेंगे पार्ले जी के, उसमें तो कुछ छेड़छाड़ नहीं हुई, यहाँ पे भी वही चीज़ कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, ऐड करना है पानी, अब देखो कितना ऐड करा, ये 1:1 था भाई, यहाँ पे 5 क्वांटिटी थी, तो इसको भी तो 5 करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जी, दूध पहले 5 था, अभी भी 5 है, लेकिन पहले पानी 3 यूनिट था, अब 5 यूनिट हो गया है, तो कितने यूनिट पानी ऐड हो गया, 2 यूनिट पानी ऐड हो गया। 1 यूनिट पानी की वैल्यू थी 4, 2 यूनिट पानी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये थे आज के 15 क्वेश्चन। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर किसी चैप्टर से रिलेटेड कोई भी फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, तो आगे आने वाली वीडियोस में वो क्लियर कर दूंगा। और मोस्ट प्रोबेबली हम मंडे से क्या कर रहे हैं, शॉर्ट्स स्टार्ट कर रहे हैं। कहाँ कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, तीनों प्लेटफॉर्म पे एक शॉर्ट जाएगा। शॉर्ट में क्या कर रहे हैं, क्विक रिवीजन सीरीज है ये, एक वीडियो जाएगा, एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसका एक क्वेश्चन करेंगे, खत्म। दूसरा एक कॉन्सेप्ट समझेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे, खत्म। और ये लाइन वाइज चलता रहेगा, चैप्टर वाइज।
अगर किसी स्टूडेंट को चैप्टर समझना है, जैसे परसेंटेज, जितने भी कॉन्सेप्ट है उसमें लाइन से मिलेंगे आपको, जब तक परसेंटेज खत्म नहीं होता दूसरा चैप्टर स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो अगर किसी को परसेंटेज देखना है, गए सीक्वेंस से नंबर 1 वीडियो स्टार्ट करी, 1 2 3 4 सीक्वेंस में आ जाएंगी, आपका परसेंटेज चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। यही चीज़ हम सब चैप्टर के साथ करेंगे। परसेंटेज हो गया, रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर, एलिगेशन, ठीक है। एजिस के क्वेश्चन हो गए, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, टाइम स्पीड डिस्टेंस, सर्कल हो गया, ज्योमेट्री का पूरा पार्ट हो गया, मेंसुरेशन हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, एचसीएफ एलसीएम हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, सारे चैप्टर्स के साथ करेंगे, ठीक है। ये चलती रहेगी जब तक आपका प्री नहीं आएगा ना, ये ऑलमोस्ट ये चीज़ सीरीज ना चलती ही रहेगी। तो आपका रिवीजन यहाँ से बहुत अच्छे से हो जाएगा कि कभी ना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करके, लेकिन फिर भी लग रहा है ऐसा कि चलो ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, गए एक एक कॉन्सेप्ट देखा, रिवीजन भी हो गया, ठीक है। तो आज की क्लास को इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।